नमस्कार। आज हम संसद में धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक कैसे पारित किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं धन विधेयक पर। धन विधेयक, इसी के साथ साथ हम वित्त विधेयक पर भी बात करते हैं। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के संबंध में चर्चा की गई है। ये जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है। जबकि वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक में अनुच्छेद 117 के अंतर्गत चर्चा की गई है। तो ये आ जाता है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताता है। अब धन विधेयक कैसे सदन में पारित किया जाता है, संसद में पारित किया जाता है, अथवा वित्त विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे पारित किया जाता है संसद में, तो देखते हैं। पहले धन विधेयक, दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो धन विधेयक, पहली बात यह है, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो कोई भी विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, चाहे साधारण विधेयक हो, अथवा संविधान संशोधन विधेयक हो, इसको प्रमाणित करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो धन विधेयक प्रमाणित कौन करता है? प्रमाणित करने का अधिकार जो होता है, प्रमाणित करने का जो अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है। वित्त विधेयक को भी लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। प्रमाणित करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें कि ये जो धन विधेयक आता है वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है। राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से धन विधेयक जो है पेश किया जाता है। अब अगर वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक में कोई जरूरी नहीं होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आए, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश किया जाता है। संसद में पेश किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि संसद के किस सदन में पेश किया जाएगा धन विधेयक, और संसद के किस सदन में वित्त विधेयक पेश किया जाएगा। तो धन विधेयक की अगर बात करें तो यह धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के
किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा में पहले पेश किया जाए अथवा राज्यसभा में। लेकिन धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि धन विधेयक को जो है किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है और वित्त विधेयक को किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये धन विधेयक को जो है वो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, पारित किया जाता है। अब रही बात वित्त विधेयक की, तो जो वित्त विधेयक होता है वो विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा, जो सदन में वो जिस दिन उपस्थित है उसी दिन अगर वो इसमें वोटिंग हो गई तो जो उपस्थित सदस्य उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर दिया जाए। अर्थात उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित, मतलब 2/3 सदस्यों ने इसके समर्थन में वोटिंग कर दिया। अब रही बात साधारण बहुमत से पारित कौन, धन विधेयक, तो ये भी उपस्थित सदस्यों के साधारण जितने उपस्थित सदस्य हैं उस दिन, तो ये हो गया उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस 1-2 करके सदस्य साधारण बहुमत से। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ये जो साधारण बहुमत से पारित हुआ कहाँ पर, लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हुआ। अब यही कहा जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्यसभा उसी रूप में पारित कर सकता है। पहला, उसी रूप में पारित, अगर उसी रूप में पारित कर देता है उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, तो धन विधेयक से संबंधित कानून बन जाएगा। एक काम ये कर सकता है। या दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरा सदन विधेयकों के संबंध में क्या क्या कर सकता है, तो धन विधेयक की बात हुई, उसी रूप में पारित कर सकता है, या पहले सदन द्वारा जो किया गया था उसमें कुछ संशोधन करके, मतलब संशोधन भी कर सकता है, या अस्वीकार करे, या इसे 14 दिन अपने पास रख सकता है। तीसरा पॉइंट, 14 दिन तक अपने पास रख सकता है धन विधेयक को। उसके बाद यही धन विधेयक
जब लोकसभा में पहुंचा तो इसमें ये होता है कि क्या राज्यसभा ने जो सुझाव दिया है, जो संशोधन किया है, उसकी बातों को माने या ना माने, तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यसभा में जो विधेयक आया था, धन विधेयक, उसमें जो संशोधन किए गए उसको माने या ना माने। तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा सिर्फ सिफारिशी का अधिकार रखता है। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिशी का अधिकार रखता है, केवल सिफारिश का अधिकार रख सकता है या रखता है। सब कुछ लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास हो ही जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और धन विधेयक बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जब सिफारिशी का सिर्फ अधिकार रखता है धन विधेयक के संबंध में, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किन किन विधेयकों को बनने में नहीं बुलाया जाता है। तो पहला हो गया आपका, एक तो हो गया संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा हो गया धन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। अब हम चर्चा कर लेते हैं वित्त विधेयक की। तो ऐसे करते हैं वित्त विधेयक में, जैसे वित्त विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यानी कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना भी आ सकता है और इसमें विशेष बहुमत से पारित होता है। जैसे मान लीजिए कि वित्त विधेयक जो है वो पहले लोकसभा में आया, वहाँ से 2/3 बहुमत से पारित हो गया, 2/3 बहुमत से पारित हो गया वित्त विधेयक। अब वह राज्यसभा में पहुंचा, तो राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन है। एक तो पहला ऑप्शन, इसे हम कह सकते हैं कि लोकसभा ने जिस रूप में उस विधेयक को पारित किया था उसी रूप में अगर राज्यसभा पारित कर देती है तो दोनों सदनों से वित्त विधेयक पारित माना जाएगा। अगला है, यदि इस विधेयक को क्या करें, अस्वीकार कर दें, विधेयक को अस्वीकार करें, अस्वीकार कर दें। दूसरा आपका आता है कि वित्त विधेयक में कोई किसी प्रकार का संशोधन करे, यानी कि किसी प्रकार का कोई संशोधन करें, और यह अपने पास रोक करके रखें। ये 3 स्थितियां होती हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाने के। तो अगर ऐसा होता है उसे स्वीकार कर दे या किसी प्रकार का संशोधन करे या अपने पास रखे, तो ये तय हो जाता है कि अब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है।
जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है तो जो साधारण, जो विशेष बहुमत से बन रहा था वो साधारण बहुमत से कानून बनेगा। यहाँ पर एक शर्त और है, अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर और वह वित्त विधेयक पारित कर दिया गया हो तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जो है इसके लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इसके लिए स्वीकृत दे सकता है, स्वीकृत दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो वित्त विधेयक होता है वो साधारण विधेयक की तरह ही होता है, इस पर स्वीकृत दे सकता है। इसके साथ साथ नहीं भी दे सकता है, स्वीकृत दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए विधेयक को सदन में भेज सकता है। ये जो पॉइंट मिला हुआ है वो एम लक्ष्मीकांतम की बुक में है कि वित्त विधेयक में भी राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो कानून बन जाएगा। अब आ जाता है, ये तो तमाम अंतर था ही कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होता है, कौन सा धन विधेयक होता है। तो एक इसमें और आता है कि वित्त विधेयक में क्या क्या और शामिल किया जा सकता है। जैसे वित्त विधेयक में आपका क्या हो सकता है, किस विधेयक को हम वित्त विधेयक कह सकते हैं और वित्त विधेयक या किस विधेयक को हम धन विधेयक कह सकते हैं। तो धन विधेयक की पहचान के लिए क्या क्या हो सकता है कि कौन से विधेयक को हम धन विधेयक कह सकते हैं। पहली बात, करारोपण, यानी कि धन विधेयक की पहचान। तो धन विधेयक की पहचान जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता ही है। अब कैसे माना जाएगा कि ये धन विधेयक है अथवा वित्त विधेयक है, तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, करारोपण। करारोपण यानी कि जो कर लगाया गया है ना, मतलब कर लगाना, कर लगाना, कर को हटाना, ये तमाम चीज़ें आती हैं, है ना। यानी कि कर लगाना, हटाना या उसके संबंध में विनियमन, नियम बनाना, विनियमन बनाना, विनियमन करना। तो कर लगाना, हटाना, विनियमन करना, ये है करारोपण से संबंधित। इसके साथ संचित निधि में पैसा जमा करना और संचित निधि से पैसा निकालना। तो जो कर के द्वारा पैसा आता है या अन्य माध्यमों से पैसा आता है वो भारत की संचित निधि में डाला जाता है और संचित निधि से निकाला जाता है। तो संचित निधि में पैसा डालना, निकालना, ये सब आ जाता है। इसके साथ भारत सरकार ने जो उधार लिया है, उधार लेना और उधार देना। अगला है उधार लेना और उधार देना। अगला पॉइंट आपका आ जाता है भारत सरकार के द्वारा उधार लेना या उधार देना। ये सभी आ जाते हैं धन विधेयक में। एग्जाम्पल में हम ऐसे कर सकते हैं
जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसको हम बजट कहते हैं, वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। मतलब एग्जाम्पल अगर दें तो जो बजट होता है, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण, वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखें वित्त विधेयक की क्या पहचान होती है, तो वित्त विधेयक की भी पहचान एक शॉर्टकट में हम बता दें। जब किसी धन विधेयक में प्रशासनिक मुद्दा अथवा कानूनी प्रावधान जुड़ जाए, जब धन विधेयक में प्रशासनिक मुद्दा अथवा कानूनी प्रावधान जुड़ जाए तो वित्त विधेयक हो जाता है। एक पॉइंट में है, मतलब वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो उसकी पहचान ऐसे होती है कि जब धन विधेयक में प्रशासनिक अथवा कानूनी प्रावधान जुड़ जाए, तो हो जाता है वित्त विधेयक। मतलब वित्त विधेयक में धन विधेयक भी सम्मिलित होता है। हम ऐसे भी एक लाइन में कह सकते हैं कि सभी विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। अर्थात सभी विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। धन विधेयक नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें हैं कि धन विधेयक संसद में कैसे पारित किया, सदन में कैसे पारित किया गया, इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होती है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता, तो धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, वित्त विधेयक में बुलाया जाता है। तो सभी विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक नहीं हो सकते हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में किस प्रकार से संशोधन करना है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है सदन के पास है, संसद के पास है, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो संसद है वो जो संविधान संशोधन करेगी वो किस मामले में कर सकती है। तो एक वाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संसद उन व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं कर सकता है, संविधान का जो मूल ढांचा है उससे संबंधित हो। यानी कि संसद उन व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं कर सकता। संसद उन व्यवस्थाओं में संशोधन
नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है जो कि मूल ढांचे से संबंधित हो, यानी कि जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, तो संसद उन व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करता हो या मूल ढांचे पर कुठाराघात करता हो, उसमें नहीं कर सकता है। जैसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी तमाम ऐसे अनुच्छेद है जिसमें संशोधन नहीं कर सकता, यह मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता में विधि का समान संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 25 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो कुछ ऐसे हैं मूल अधिकारों में अनुच्छेद जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें परिवर्तन करने का मतलब यह है कि संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ करना है। तो अब देख लेते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में आता है कि राज्यसभा में आता है। ऐसे देखा जाए तो ऐसे देखते हैं, संसद 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और अगर लोकसभा में लाया गया संविधान संशोधन विधेयक या राज्यसभा में लाया गया, किसी भी सदन में लाया गया, तो किस बहुमत से ये पारित हो सकता है? तो ये विशेष बहुमत से पारित होता है। मतलब जैसे लोकसभा में वो लाया गया तो ये क्या होगा, किसी सदन में लाया जा सकता है। जैसे लोकसभा में लाया गया तो विशेष बहुमत से, राज्यसभा में लाया गया तब भी विशेष बहुमत से पारित होगा। तो लोकसभा में अगर लाया गया तो ये विशेष बहुमत से पारित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में लाया गया और यहाँ पर उपस्थित सदस्यों के 2/3 यानी कि उपस्थित सदस्यों के 2/3, उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने उस पर सहमति जता दी, उसका समर्थन कर दिया, तो लोकसभा में पारित माना जाएगा। इसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। तो अगर वो राज्यसभा में गया तो या तो उसके पास भी 3 विकल्प होंगे राज्यसभा के पास, या तो उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे। पहला है उसी रूप में पारित कर दे। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो है अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। अगर तीसरा पॉइंट हम देखें तो उस विधेयक में संशोधन करके, यानी कि विधेयक में संशोधन करके पुनः जिस सदन से वो आया है
उसमें भेज देगा, यानी कि विधेयक में संशोधन करके पुनः अगले सदन में भेजे, यानी कि लोकसभा में आया, लोकसभा से गया था राज्यसभा में, और राज्यसभा ने कुछ संशोधन करके पुनः कहाँ, लोकसभा में भेज दिया। अब बात ये आती है कि लोकसभा राज्यसभा में जो किया गया संशोधन है, अगर वह मानता है तब तो ठीक है, नहीं मानता है मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सदन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बातों को माने या ना माने। अगर नहीं मानता है, अस्वीकार कर देता है, तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब दो प्रकार के होते हैं। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो ये होती है कि विशेष बहुमत से संसद के सदस्यों द्वारा पारित कर दिया जाए। पहली प्रक्रिया जो होती है, ऐसे देखते हैं, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उपधारा 2 में संविधान संशोधन के अंतर्गत दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पहली प्रक्रिया ये है कि संसद में विशेष बहुमत से पारित हो जाए, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो गया तो संविधान संशोधन माना जाएगा। ये पहली प्रक्रिया। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन कर सकती है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में संशोधन कर सकते हैं। ये तो आ गया आपका संसद में, है ना। अनुच्छेद 368 की उपधारा 2 के अंतर्गत दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। एक संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाएगा, जो कि संविधान संशोधन हो जाएगा, माना जाएगा। अब दूसरा जो हो जाता है कि उसमें राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए, मतलब विशेष बहुमत के अलावा, संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए विधानमंडल में साधारण बहुमत के माध्यम से। जैसे ये देखिए कि जो दूसरी प्रक्रिया होती है संविधान संशोधन की, उसमें एक तो हो गया संसद के विशेष बहुमत से पारित, और इसी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। पारित यानी कि संसद के विशेष बहुमत से पारित हुआ, इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी है। तो जब आधे से अधिक राज्यों की सहमति, पहले आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो गई और उसके बाद संसद में विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया, तब ये माना जाता है संविधान संशोधन हुआ। तो दो प्रक्रिया हुई, एक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पहली, और दूसरा संसद के विशेष बहुमत से तो पारित होगा ही, इसी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए।
तो जो आधे से अधिक राज्यों की सहमति होगी तो क्या उस राज्यों में वह कानून जो संविधान संशोधन के संबंध में बन रहा है कि क्या वो साधारण विधेयक से बनेगा या विशेष बहुमत से बनेगा। तो यहाँ पर साधारण बहुमत से बनना है, यानी कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति जो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत द्वारा पारित, यानी कि आधे से अधिक राज्यों ने साधारण बहुमत से पारित किया। उसके बाद क्या नाम है, संसद के विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। संसद में विशेष बहुमत से पारित होगा तब वो संविधान संशोधन माना जाएगा। इसमें तमाम ऐसे हैं जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है। जैसे इसमें देखिए पहला जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, इसमें मूल अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में जो कानून बनाना था, जो संशोधन करना था, इसके ये जो संसद के विशेष बहुमत से पारित और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से भी तमाम ऐसे संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, पहला पॉइंट अगर देखते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी होगी। और इसी के साथ देखें केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों में विस्तार, ऐसे लिख देते हैं, जगह नहीं है। पहला पॉइंट आपका जो था, जो आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो इसमें पहला ऐसे हम लिख देते हैं, इसमें आपका पहला जो आएगा वो राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया के संबंध में, राष्ट्रपति एवं उसकी निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया, इससे संबंधित कोई संशोधन करना है तो यही होगा संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक। अगला अगर देखें तो आपके जो केंद्र है और राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों में विस्तार, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी शक्तियों में, है ना, कि शक्तियों का विस्तार, शक्तियों का विस्तार, ये भी इसी माध्यम से होगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत जो संविधान संशोधन करना है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अंतर्गत संविधान संशोधन ये करना है। और इसी के साथ अगर हम देखें केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्ति है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति, विधायी शक्तियाँ, मतलब कितना केंद्र के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए और कितनी शक्ति राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, तो 7वीं अनुसूची से संबंधित विषयों पर भी जो है संविधान में अगर संशोधन करना है तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए और संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब कितने सांसद आने चाहिए सदन में, संसद में, तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसके साथ साथ संविधान संशोधन की शक्ति,
जो भी हमने ऊपर बताया, संविधान संशोधन की शक्ति, ये आपका आ रहा है। मतलब ये जो बनेगा कि राष्ट्रपति एवं उसकी निर्वाचन प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या नाम है संविधान में संशोधन करना है। इसी के साथ साथ 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, इसमें कोई संशोधन करना है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है। इसी के साथ साथ संविधान संशोधन की शक्ति, ये सभी जो होते हैं वो जो है ये संसद के विशेष बहुमत से तो पारित होगा। इसी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो है संविधान में संशोधन हो सकते हैं। तो 2 प्रक्रिया थी, एक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, और दूसरा जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ जो राज्य हैं आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए साधारण बहुमत के द्वारा। धन्यवाद।